कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर हवाई अड्डे की तरफ से उन तमाम अफवाहों को खंडन किया गया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कश्मीरी पंडित समूहों ने 24 घंटे के भीतर घाटी छोड़ने का फैसला किया है। एयरपोर्ट की तरफ से जारी बयान के मुताबिक हम सनसनीखेज अफवाह फैलाने वालों का जोरदार खंडन करते हैं। एयरपोर्ट के बयान के मुताबिक हम हर रोज 16,000 से 18,000 यात्रियों को संभालते हैं। आज भी यात्रियों की संख्या औसत है। अल्पसंख्यक समुदाय की कोई भी भारी भीड़ नहीं है। आपको बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें दावा किया जा रहा था कि श्रीनगर में बढ़ रही टारगेट किलिंग के बीच कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ना शुरू कर दिया है। दावों में कहा गया था कि पंडित समूहों ने 24 घंटे के भीतर जम्मू के लिए रवाना होने का फैसला लिया, जिसके चलते श्रीनगर हवाई अड्डे पर गैर स्थानीय लोगों, केपी कर्मचारियों साथ ही निजी क्षेत्र में कार्यरत अन्य हिंदुओं की भारी भीड़ मौजूद है। कश्मीर में हिंदुओं को एक बार फिर से निशाना बनाया जा रहा है। इसके कारण घाटी में बसे हिंदुओं में डर का माहौल बना है। वे यहां से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में टारगेट किलिंग ने 90 के दशक की याद दिला दी है। यहां हिंदुओं की घात लगाकर हत्या की जा रही है। अल्पसंख्यक हिंदू सरकारी कर्मचारियों ने कश्मीर के कुलगाम जिले में आज इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा एक बैंक मैनेजर विजय कुमार की गोली मार करके हत्या कर दी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया। सुरक्षा की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं थी। बैंक के अंदर घुस करके बैंक मैनेजर की हत्या कर दी जाती है। इससे पहले कश्मीर के कुलगाम जिले में 2 दिन पहले ही 31 मई को स्कूल की शिक्षिका रजनी बाला की आतंकियों ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। घटना के समय स्कूल में कई अन्य टीचर भी थे, लेकिन आतंकियों ने पूरे स्कूल में उन्हें अलग से चुनकर मारा। वह सांबा जिले की मूल निवासी थी, लेकिन कुलगाम के गोपालपोरा के एक सरकारी स्कूल में तैनात थी। इसके बाद घाटी में एक बार फिर से हिंदुओं के बीच खौफ का माहौल है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कश्मीर से हिंदुओं के पलायन को लेकर के सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि बैंक मैनेजर, टीचर और कई अन्य मासूम लोग रोज मारे जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। जिनको इनकी सुरक्षा करनी चाहिए उनको तो फिल्म के प्रमोशन से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। बीजेपी ने कश्मीर को सिर्फ अपनी सत्ता की सीढ़ी बनाया है। कश्मीर में अमन कायम करने के लिए तुरंत कदम उठाइए प्रधानमंत्री जी। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। आपको बता दें कि घाटी में टारगेट किलिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कुलगाम में गुरुवार को एक बैंक की शाखा में घुसकर के आतंकियों ने मैनेजर विजय कुमार की हत्या कर दी। बीते 3 दिनों में किसी हिंदू की ये दूसरी हत्या थी। इससे पहले मंगलवार को स्कूल टीचर रजनी बाला का मर्डर आतंकियों ने कर दिया था। यही नहीं, राहुल भट्ट की हत्या भी आतंकियों ने तहसील परिसर में घुसकर की थी। इन घटनाओं ने कश्मीरी पंडितों और प्रवासी लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। कश्मीर घाटी में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहां पर आए दिन आतंकियों द्वारा आम नागरिकों की टारगेट किलिंग की जा रही है। ऐसे में एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कश्मीर के ऐसे हालात के लिए केंद्र की मोदी सरकार को दोषी ठहराया है। ओवैसी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की इस हालत के लिए केंद्र की मोदी सरकार सीधे तरीके से जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा छोड़कर फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त है। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। भुगतना पड़ा। अब जो नया डिलिमिटेशन मोदी सरकार बनाई, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जेरीमैंडरिंग। ये दूसरा ये है कि पॉलिटिकल लीवर जो है वो वैली के पॉलिटिशियन के पास होना, आप तो लीवर छीन लिए। तीसरी बात यह है कि आप सिर्फ पिक्चर बनाने में, प्रमोशन में आप ये समझ रहे कि कश्मीरी पंडित का मामला पिक्चर प्रमोशन से होगा। अब आप देख लो, खमियाजा भुगतना पड़ रहा आपको। और ये हो गया कि रात में आपको जहाँ पर हमारे कश्मीरी पंडित रहते हैं वहाँ पर उनको आपको बंद करना पड़ रहा, उनको भागने से रोकना पड़ रहा आपको। तो ये पूरी गलती जो हमने 89 में की, वही गलती मोदी सरकार कर रही है और पिक्चरों को प्रमोट कर रही है।
कश्मीरियों को पंडित को इलेक्टोरल इशू की तरह देखते, इंसान की तरह नहीं देखते। वहाँ के पॉलिटिशियंस को आप बोलने की इजाज़त नहीं देते, पॉलिटिकल लीवर्स पूरे बंद कर दिए आप। तो यही चीज़ों की वजह से आज ये तमाम टेररिज्म हो रहा है। इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की सरकार पर आती है। मैं इसको कंडेम करता हूँ कि एक प्राइवेट व्हीकल में हमारे सिपाही जा रहे हैं और उस प्राइवेट व्हीकल में ब्लास्ट हो गया। किसने किया भाई ब्लास्ट? ये सरकार आपकी है। वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को गोली मारी जा रही है, जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं उनको गोली मारी जा रही है। कौन जिम्मेदार है इसका? नरेंद्र मोदी की सरकार किस पे जिम्मेदारी आयद करेगी? इसका हमको बताएं, देश को बताएं। नहीं, क्या इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? इसकी जिम्मेदारी देश की सरकार पर आयद होती है, जो मोदी सरकार पर आयद होती है। आप नहीं रोक पा रहे हैं, आपकी नाकामी है। और वही गलती कर रहे हैं जो 1989 में हमने की थी। 87 का असेंबली इलेक्शन रिग था, तो आज आपने डिलिमिटेशन कर कर उसको जेरीमैंडरिंग कर दिया। तीसरा, आप वहाँ के पॉलिटिशियन को लीवर्स नहीं है, बोलने की इजाज़त नहीं है। आप पॉलिटिशियन के हाथ में कुछ है ही नहीं वहाँ पर। चौथा, आप सिर्फ पिक्चर्स को प्रमोट कर रहे हैं। आपका काम सिर्फ पिक्चरों को प्रमोट करना है। देश चलाने का काम आपका है या पिक्चरों का पब्लिसिटी? कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। इस खबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट कर उनके ठीक होने की कामना की है। पीएम मोदी ने लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पिछले सप्ताह से नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रही थी। इनमें से कुछ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। कांग्रेस अध्यक्ष को भी बुधवार को शाम हल्का बुखार आया और कोविड के कुछ अन्य लक्षण दिखे, जिसके बाद उन्होंने जांच कराई। जांच में उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने का पता चला। फिलहाल वो अपने आवास पर आइसोलेशन में डॉक्टरी सलाह पर आराम कर रही हैं। इसके साथ ही सुरजेवाला ने यह भी बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष 8 जून को ईडी के समक्ष पेश होंगी। कांग्रेस पार्टी भविष्य के घटनाक्रमों के बारे में सूचना देती रहेगी। आपको बता दें कि ईडी ने सोमवार को ही समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी को बुधवार को समन जारी किया था। सोनिया गांधी को ईडी ने 8 जून को मध्य दिल्ली के अपने मुख्यालय में पेश होने को कहा है। वहीं राहुल गांधी को 2 जून को पेश होने को कहा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आगामी 6 जून को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे और विधानसभा सचिवालय की ओर से ये जानकारी दी गई है कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस महत्वपूर्ण बैठक के सुचारू संचालन के लिए दोनों सदनों में सभी दलों के नेताओं से सक्रिय सहयोग की अपील की है। इसी सिलसिले में विधान भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक में नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह सहित सभी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति के आगमन पर दोनों सदनों की विशेष बैठक को सफल बनाने में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। वहीं लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने के बाद से ही योगी 2.0 सरकार एक्शन मोड में है। योगी और उनका पूरा महकमा घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करने में जी जान से जुटा हुआ है। इसी कड़ी में कल का दिन उत्तर प्रदेश के लिए अहम होने वाला है, जब ग्लोबल इन्वेस्टर की समिट के लिए लखनऊ ने अपनी कमर कस ली है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा दिन रहेगा। 1406 कंपनियां सेरेमनी में शामिल होंगी। इसके साथ ही 30 कंपनियां 43,906 करोड़ का निवेश करने वाली हैं। 108 कंपनियां 24,028 करोड़ का निवेश करेंगी।
राजनीति में ना तो कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना ही कोई स्थायी दोस्त। अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत बीजेपी को कोसकर करने वाले हार्दिक पटेल ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। एक समय बीजेपी और मोदी सरकार की नीतियों की खुलेआम आलोचना करने वाले हार्दिक पटेल को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सब कुछ अच्छा लगने लगा है। तभी तो अपने समर्थकों के साथ आज गांधीनगर में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। 2014 में नरेंद्र मोदी आनंदीबेन पटेल को गुजरात की सत्ता सौंपकर दिल्ली रवाना हुए। तब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से एक 22 साल की लड़की ने पूरी तस्वीर ही बदल डाली। उस लड़के के पीछे मानो जैसे पूरा गुजरात का पाटीदार समाज उमड़ पड़ा हो और देखते ही देखते वो लड़का गुजरात से लेकर राष्ट्रीय फलक पर छा गया। उनकी सफलता देखने में किसी फिल्मी कहानी सी लग रही थी। पाटीदार आंदोलन, जेल और फिर बेल, कांग्रेस का दामन, प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद इस्तीफा और अब जिसके खिलाफ बगावत का बिगुल फूका था उसी पार्टी का दामन थाम लिया। गांधीनगर में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हार्दिक बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए। हित, प्रदेश हित, जनहित एवं समाज हित के इस भगीरथ कार्य में आगे बढ़ने के लिए आज से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र सेवा का काम चल रहा है उसमें छोटा सा सिपाही बनकर काम करने के लिए आज से एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत जल्द हर 10 दिन में एक इवेंट तैयार करेंगे जिसमें कांग्रेस पार्टी से जो नाराज विधायक है, जिला पंचायत या तहसील पंचायत के सदस्य है, निगम नगर निगम के जो सदस्य है उनको जोड़ेंगे। और मुझे भरोसा है कि जिस जनता को सेवा के इस भगीरथ कार्य में जहां कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार का काम करना नहीं चाहती, वहां पर मैं आपके माध्यम से गुजरात के उन सभी दूसरे दल के नेताओं से आह्वान करता हूं कि आइए सब साथ मिलकर हमारे गुजरात के व्यक्ति जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस राष्ट्र की सेवा में अपना कार्य अविरत आगे चला रहे हैं तो उसमें हम लोगों को जुड़ना चाहिए। और मेरा यही मानना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात का अभिमान थे, मोरारजी भाई देसाई गुजरात का स्वाभिमान थे और नरेंद्र भाई सिर्फ जिस बीजेपी के खिलाफ पाटीदार आंदोलन खड़ा करके वो नेता बने, जिस बीजेपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी वजह से गई, जिस बीजेपी नेतृत्व को पहले वो गुंडा कहकर संबोधित करते नहीं थकते थे, जिस बीजेपी ने उन पर देशद्रोह जैसा संगीन आरोप लगाया, आज उसी बीजेपी का उन्होंने दामन थाम लिया। राजनीति में कहावत है कि कोई ना तो स्थायी दोस्त होता है और ना ही स्थायी दुश्मन होता है, और यही गुजरात में देखने को मिला। जिस व्यक्ति पर बीजेपी सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाया था, अब पार्टी उसका तहदिल से इस्तेमाल कर रही है। अपने भाषणों में उन्होंने अक्सर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जनरल डायर का आरोप लगाकर घेरने वाले प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियों के कटु आलोचक रहे और नोटबंदी, जीएसटी की खूब आलोचना करने वाले हार्दिक अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नीतियों पर चलने का अपना मन बना चुके हैं। तो वहीं हार्दिक के बीजेपी में शामिल होने पर पुरानी पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। हार्दिक का जाना भले ही कांग्रेस को रास नहीं आ रहा हो, लेकिन गुजरात इकाई के अध्यक्ष जगदीप ठाकुर ने दावा किया है कि उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि उन्हें डर था कि उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामलों में उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। छोड़ने वाले का आरोप नहीं है, ये भाजपा लिख के देती है कि ऐसे ऐसे आरोप लगाओ, वो तो सिर्फ मुंह उसका होता है, जबान भाजपा की है। देखिए, यही बात होती है कि अगर भाजपा ये तय नहीं करती होती तो सबके लफ्ज, सबके शब्द, सबका प्लॉट एक ही नहीं होता है। ये सारी चीज वहीं तय होती है। अगर लीडरशिप की बात करते हो तो चंद दिन पहले राहुल गांधी जी के साथ आप स्टेज शेयर करते हो, राहुल गांधी जी से बात करते हो, कौन मना करता था मिलने को? हमारे वहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है और इंटरनल डेमोक्रेसी की हमें नाज है। इंटरनल डेमोक्रेसी और इनडिसिप्लिन के बीच में पतली रेखा होती है। भाजपा में इंटरनल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने मोदी पर, सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन के बाद अब मनीष सिसोदिया को सरकार फर्जी मुकदमे में फंसाने की तैयारी में। आपको सुनाते हैं कि केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। मनीष सिसोदिया ने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के गरीब बच्चों को उम्मीद दी है
कि उनके स्कूल भी बदल सकते हैं। दिल्ली की शिक्षा क्रांति की धमक केवल भारत में ही नहीं, आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। पूरी दुनिया के देशों से दिल्ली सरकार के पास निमंत्रण आ रहे हैं, हमें भी हैप्पीनेस क्लास सिखाओ, हमें भी एंटरप्रेन्योरशिप क्लास सिखाओ। मनीष जी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। ऐसे व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए या उन्हें पूरे देश के स्कूलों को ठीक करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को फर्जी मामलों में जेल में डाल के दरअसल ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छे काम हो रहे हैं ना, उन्हें रोकना चाहते हैं। पर चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सभी अच्छे काम चलते रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, मुझे राजनीति करनी नहीं आती। मनीष को और सत्येंद्र को जेल में डालने के पीछे इन लोगों की क्या राजनीति है, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आता। मुझे केवल ये पता है कि मनीष और सत्येंद्र जैसे लोगों को जेल में डालने से केवल देश का नुकसान है। अगर मनीष और सत्येंद्र भ्रष्ट हैं तो फिर ईमान। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा, 16 करोड़ 39 लाख का काला धन हवाला ऑपरेटर्स के सौजन्य से, उनकी मदद से सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनीज में अपनी भागीदारी दिखाते हुए संचारित की। दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर केजरीवाल जी, आपने अब तक क्यों चुप्पी साध रखी है? आपने तो कहा था देश को कि आपने सारे कागजात देख लिए, तो दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर आपने अब तक टिप्पणी क्यों नहीं की? केजरीवाल जी, आप बार बार आरोप मढ़ते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर। आपकी इच्छा क्या ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, दिल्ली हाई कोर्ट का ये ऑर्डर। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जेल में बंद गैंगस्टर मनप्रीत मुन्ना से मर्डर के तार जुड़ रहे हैं। मर्डर में इस्तेमाल हुई कोरोला कार फिरोजपुर जेल में बंद गैंगस्टर मनप्रीत मुन्ना की बताई जा रही थी। यह खुलासा देहरादून से गिरफ्तार मनप्रीत भाऊ के माता पिता ने किया है। हमलावरों तक कार पहुंचाने में मनप्रीत का हाथ होने का भी शक है। वहीं इस केस में डीजीपी ने नई जांच कमेटी का गठन किया है और अब तक 3 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके साथ ही 3 शूटर्स की भी पहचान की गई। चंपावत चुनाव के नतीजे कल घोषित किए जाएंगे। एक तरफ जहां बीजेपी सीएम धामी की जीत को लेकर के उत्साहित है, तो वहीं दूसरी ओर सीएम धामी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज नौकरशाहों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि उनका रिपोर्ट कार्ड उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ या जिन्होंने काम नहीं किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं चूकेंगे। ऐसा क्यों है कि अधिकारियों को हटाया नहीं जा रहा है? कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है प्राधिकरण, उसके बाद भी जो है अधिकारियों में हेरफेर नहीं किया जाता है। प्राधिकरण है जिला विकास प्राधिकरण। कमिश्नर साहब ने उसमें को पकड़ा था। देखिए, मैंने इस बार जब से शपथ ली है तब से मैं प्रत्येक दिन समीक्षा कर रहा हूँ। सबका मैं रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहा हूँ। इसमें मैं जो भी गुण दोष के आधार पर है, जो काम नहीं करेगा वो किसी का भी खास होगा, किसी की सिफारिश होगी, किसी भी कीमत पर। आपने देखा होगा सचिवालय का हमने जो फेरबदल किया है, काफ़ी बदल दिया और 90% नहीं 100% हमने बदला है। और कहीं भी बदलने की आवश्यकता पड़ेगी, अगर किसी के खिलाफ शिकायत होगी, काम में वो होगी, तो मैं स्वयं दफ्तरों में जा रहा हूँ। आज क्योंकि टाइम ऐसा हो गया, आज तो मैंने केवल निरीक्षण किया है, आगे मैं कहीं जिलों में रुकूंगा तो मैं सब जगह की रिपोर्ट कलेक्ट कर रहा हूँ कि 10 बजे कौन सा कार्यालय खुल रहा है, कौन सा नहीं खुल रहा है,
जो हमने कहा है कि 3 दिन जो है अधिकारीगण आम जनता की शिकायतों को, उनकी परेशानियों को, उनकी आवश्यकताओं को सुनेंगे। जहां भी ये अगर इस प्रकार की किसान नेता राकेश टिकैत दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार से मिलकर के शोक व्यक्त किया है। भाई ये तो क्या पता, तो पुलिस जांच का वो है और सब लोगों को पता जो इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं उनका मकसद क्या है। बेचारे खाते पीते घर के जमींदार है, किस धंधे में बढ़ गए, ये तो सोचने वाली चीजें हैं। और नए नए बच्चे जो उभरते हुए बच्चे, जिस तरह से पंजाब में हुए हैं 2-3 मर्डर ये हुए हैं, पहले ही पंजाब में लोग यहाँ पे है नहीं, कुछ नौजवान नशे की उसमें हैं और कुछ ये घटनाएं देख के यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे तो पंजाब को बड़ा नुकसान होगा। इस पे सरकारों को पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। तो अभी परिजनों से मिलकर आए हैं? बिल्कुल मिलकर एक था भाई, परिजनों के लिए तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं, ना हमारे पास में है ना उनके हैं। एक सांत्वना देते हैं भाई सभी लोग साथ में, लेकिन जिस पे घटना घटती है और हालात ये है कि अकेला बच्चा है वो ही चला गया, तो कहने के लिए तो किसी पे कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर लोग आ सकते हैं अपनी वो कर सकते हैं। लेकिन भाई इनके पिताजी मजबूत हैं, मिलिट्री में रहे हैं और मजबूत हैं, जो दुख हैं वो बाहर नहीं निकाल रहे और उन्हें ये है कि भाई संघर्ष करूँगा और मैं जीऊँगा। और जो उन्होंने बताया भी उसका तो बड़ा प्लान यहाँ पे था कि बड़ा हॉस्पिटल में कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा यहाँ पे और बाहर से जो शो करूँगा उसके लिए ही मानसर इसके आसपास एक हॉस्पिटल कई करोड़ रुपया लगा कर बनाऊंगा। तो क्षेत्र को नुकसान होता है, इस तरह के बच्चे जाते हैं तो एक डर और भय का माहौल उससे पर्याप्त होता है और लोग वैसे ही नहीं पढ़ रहे, खास करके पंजाब के लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इन घटनाओं से ज़्यादा पंजाब को नुकसान। प्रधान जी गैंगस्टर जेल में बैठ करके सर्किट चलाते हैं, सरकार काबू नहीं कर पाती, ऐसा क्यों? भाई क्या पता आप क्यों नहीं कर पाते। तो राजनीति शय होती है इनको, राजनीति वाले तो क्या इनको सह करते होंगे ये तो। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।